अगर आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते वक्त इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट के बारे में आपको कभी कोई कन्फ्यूजन ना हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं इलेक्ट्रिक चार्ज की सभी यूनिट्स के बारे में यहाँ पर डिटेल में बताने वाला हूँ और उन सब यूनिट्स का आपस में एक दूसरे से क्या रिलेशन है वो भी मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात आती है कि इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट्स टोटल होती कितनी हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक चार्ज की मेनली 4 यूनिट्स होती हैं। उनमें से सबसे पहली यूनिट जो है वो है SI यूनिट ऑफ चार्ज, जिसे हम कूलाम कहते हैं और आप इसे शॉर्ट में कैपिटल C से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चार्ज की जो दूसरी यूनिट है वो CGS सिस्टम के अंतर्गत आती है, जिसे हम CGS इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, या इसे आप शॉर्ट में ESU लिख सकते हैं। इसके दो नाम और हैं, स्टेट कूलाम, शॉर्ट में आप STAT कैपिटल C लिख सकते हैं, और एक है फ्रैंकलिन यानी कि FR। सो CGS सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो है चार्ज की, उसके 3 नाम हैं, ESU, स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन। और एक और चीज, ये चार्ज की सबसे छोटी यूनिट है। जितनी भी हम चार्ज की यूनिट्स पढ़ने वाले हैं उनमें से ये जो यूनिट है ये स्मॉलेस्ट यूनिट है चार्ज की। तीसरे नंबर पर चार्ज की जो यूनिट आती है वो है CGS इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, जो हम मैग्नेटिज्म में यूज करते हैं। देखिए, ये जो CGS इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है चार्ज की, ये हम तब यूज करते हैं जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हों, यानी कि चार्ज को जब हम स्टैटिक कंडीशन में स्टडी कर रहे हों, यानी कि जब वो रेस्ट में हो, और जब चार्ज मूव करने लगे तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आ जाता है, यानी कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आ जाता है। तो CGS सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट जो चार्ज की है उसे हम एप कूलाम कहते हैं, या आप उसे शॉर्ट में EMU कह सकते हैं। EMU का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। सो इसके दो नाम हैं, EMU या एप कूलाम, या शॉर्ट में AB कैपिटल C, AB कूलाम। चार्ज की जो लास्ट और चौथी यूनिट है वो है फैराडे, और ये फैराडे जो है ये इलेक्ट्रिक चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट है। सो इलेक्ट्रिक चार्ज की मेनली 4 यूनिट्स हुई अब तक। एक तो SI यूनिट जिसे हम कूलाम कहते हैं, दूसरे नंबर पर CGS इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज यानी कि ESU, स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन, ये इसके तीनों नाम हैं, और ये चार्ज की सबसे छोटी यूनिट है। तीसरे नंबर पर आती है CGS इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, जिसे हम दो तरह से लिख सकते हैं, एक तो EMU और दूसरा एप कूलाम। और चौथी और लास्ट यूनिट जो है वो है फैराडे, और ये चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट है। अब आइए इन सभी यूनिट्स को हम बारी बारी करके एक एक करके डिस्कस करते हैं, और इनका सबका आपस में क्या रिलेशन है एक दूसरे से वो भी हम डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक चार्ज की SI यूनिट पर विचार करते हैं, जिसे हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं और कूलाम कहते हैं। सो एक कूलाम चार्ज कितना होता है, आइए पहले इसको समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टर है, और इस कंडक्टर के दोनों एंड पॉइंट्स को आपने किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया। मान लीजिए इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है उस करंट की वैल्यू है 1 एम्पियर। अब आप क्या करिए, इस कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन को देखिए। इस क्रॉस सेक्शन में से क्या हो रहा है, यहां से चार्ज फ्लो करता हुआ जा रहा है Q। हमने 10th क्लास में पढ़ा था, चार्ज को हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो हमने उस क्लास में इलेक्ट्रिक करंट I के बारे में भी एक फॉर्मूला पढ़ा था। इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय T। यहां से अगर मैं Q की वैल्यू निकालना चाहूं तो वो मुझे मिलेगी Q इज इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाय T। अब I, ये जो I है ये हमारे इस केस में कितना है, 1 एम्पियर। तो अगर किसी कंडक्टर से फ्लो करने वाला करंट 1 एम्पियर हो और मैं उस कंडक्टर के किसी क्रॉस सेक्शन को 1 सेकंड तक ऑब्जर्व करूं, 1 सेकंड तक, तो इतने टाइम में इस क्रॉस सेक्शन से जो चार्ज गुजर जाएगा Q, उसी चार्ज को नाम दिया गया है 1 कूलाम। सो देखिए यहां से हमें मिलता है ये रिजल्ट, यानी कि Q अगर हम चाहते हैं कि 1 कूलाम हो, सो इफ Q शुड बी 1 कूलाम, I की वैल्यू होनी चाहिए 1 एम्पियर, और उसके लिए T कितना होना चाहिए, 1 सेकेंड। सो मैं कह सकता हूं कि 1 कूलाम चार्ज वो चार्ज होता है जो किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन में से 1 सेकेंड में गुजरता है, और कब, जब उस कंडक्टर में बहने वाला करंट 1 एम्पियर हो।
सो इस चीज को अगर मैं वर्ड्स में लिखना चाहूं तो मैं कहूंगा इफ 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर देन द चार्ज which flows through any cross section of the conductor in 1 second is called 1 coulomb of charge। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 1 कूलाम इज इक्वल टू 1 एम्पियर सेकेंड। अब चलिए ये पता करते हैं कि अगर हमें 1 कूलाम चार्ज इकट्ठा करना हो तो उसके लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो केवल इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही होता है। दो ही पार्टिकल्स होते हैं जिन पे चार्ज है, वो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, वो तो बाहर आकर के इस तरह से मूव करते नहीं हैं, और जो चार्ज आता है वो केवल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही आता है। तो अगर हमें 1 कूलाम चार्ज इकट्ठा करना हो तो उसके लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ेगी। आइए वो चीज फाइंड आउट करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू होती है -1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁹ कूलाम। हमें 1 कूलाम चार्ज को इकट्ठा करने के लिए x इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ती है, यानी कि x इलेक्ट्रॉन इकट्ठे करेंगे तब जाकर के मान लेते हैं कि चार्ज हमें मिलता है 1 कूलाम। तब मैं ये लिख सकता हूं कि 1 कूलाम इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन पे ये है चार्ज, इतनी वैल्यू होती है उसकी, और ऐसे मुझे कितने इलेक्ट्रॉन इकट्ठे करने पड़े x। सो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय जितने इलेक्ट्रॉन इकट्ठे करने पड़े, और कुल मिलाकर के ये मुझे कितना मिलना चाहिए 1 कूलाम। तो यहां से हम x की वैल्यू निकालते हैं। यहां से मुझे x की जो वैल्यू मिली वो मिली 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, और कैलकुलेशन करने के बाद मुझे एक नंबर मिलता है, ये काफी बड़ा नंबर है, 6.25 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स जब आप इकट्ठे करेंगे तब जाकर के आपको चार्ज जो मिलेगा वो 1 कूलाम होगा। तो ये एक और तरीका हुआ, दूसरा तरीका 1 कूलाम चार्ज को डिफाइन करने का। इसलिए मैं कह सकता हूं कि 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू हैव 1 कूलाम ऑफ चार्ज। यानी कि 1 कूलाम चार्ज कोई छोटा मोटा चार्ज नहीं होता। 1 कूलाम चार्ज, ये चार्ज की काफी बड़ी वैल्यू है। दिस मीन्स कूलाम इज नॉट ए स्मॉल यूनिट ऑफ चार्ज, इट इज अ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ चार्ज। अब क्योंकि कूलाम चार्ज की काफी बड़ी यूनिट है, सो इससे छोटी यूनिट से जो है वो भी काफी यूज की जाती हैं। उन यूनिट्स में एक तो माइक्रो कूलाम है। 1 माइक्रो कूलाम का मतलब होता है 10⁻⁻⁻6 कूलाम, और जो एक और यूनिट है छोटी वो है नैनो कूलाम। 1 नैनो कूलाम का मतलब होता है 10⁻⁻9 कूलाम। सो ये थी चार्ज की पहली यूनिट, SI यूनिट, जिसे हम कूलाम कहते हैं। अब आइए हम चार्ज की दूसरी यूनिट के बारे में डिस्कशन करें। दूसरे नंबर पर हमारे चार्ज की यूनिट थी ESU या स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन। सो 1 स्टेट कूलाम चार्ज कितना चार्ज होता है? मान लीजिए आपके पास 2 छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक यहां है Q1 और दूसरा ये Q2। मान लीजिए इन दोनों चार्जेस की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल है, और उनकी जो वैल्यू है वो है 1 स्टेट कूलाम। यानी कि ये जो चार्ज है Q1 ये भी 1 स्टेट कूलाम का है और ये भी 1 स्टेट कूलाम का है। अब मान लीजिए कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है। अब क्योंकि दोनों चार्जेस सेम नेचर के हैं, वैल्यू इक्वल हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दोनों एक दूसरे को पुश करेंगे एक दूसरे से। तो अगर इन दोनों पे लगने वाला फोर्स 1 डाइन का हो, एक डाइन के फोर्स से ये एक दूसरे को अगर रिपेल कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तब ये जो चार्ज है ये 1 स्टेट कूलाम होगा। यानी कि 1 स्टेट कूलाम चार्ज वो चार्ज होता है जो अगर 2 छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल्स पे हो और उनको अगर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए, और अगर वो एक दूसरे को 1 डाइन फोर्स से पुश कर रहे हों, तब इनके चार्ज को 1 स्टेट कूलाम कहा जाएगा। सो 1 स्टेट कूलाम चार्ज कितना चार्ज होता है? द ESU ऑफ चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, also called Franklin or state coulomb, is the charge such that 2 equal charges जिनकी वैल्यू है Q is equal to 1 state coulomb at a distance of 1 centimeter from each other
exert an electrostatic force of one dyne on each others। चलिए ये तो डेफिनेशन हो गई 1 स्टैट कूलाम चार्ज की। अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि एक कूलाम चार्ज जो होता है वो कितने स्टैट कूलाम चार्ज के बराबर होता है, यानी कि कूलाम और स्टैट कूलाम में हमें एक रिलेशनशिप डिराइव करनी है। सो ये देखते हैं रिलेशन बिटवीन कूलाम एंड स्टैट कूलाम। ये रिलेशनशिप डिराइव करने के लिए हम यूज करने वाले हैं कूलाम्स लॉ का। कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। हम इस फॉर्मूले का यूज करके कूलाम और स्टैट कूलाम में रिलेशनशिप डिराइव करेंगे। सो 1 स्टैट कूलाम की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये अगर चार्ज पार्टिकल्स यानी कि दोनों चार्ज पार्टिकल्स 1 स्टैट कूलाम के हों तो इन दोनों के बीच लगने वाला जो फोर्स होगा F वो 1 डाइन का होना चाहिए, यानी कि दिस फोर्स F दिस मस्ट बी 1 डाइन। और 1 डाइन को अगर मैं SI सिस्टम में लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं 10 रेज टू द पावर -5 न्यूटन। सो 1 डाइन का फोर्स ये चार्ज पार्टिकल्स कब लगाएंगे एक दूसरे पर, जब इन दोनों की वैल्यू 1 स्टैट कूलाम के बराबर हो और ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हो, 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। और 1 सेंटीमीटर को अगर मैं SI सिस्टम में लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा 10 रेज टू द पावर -2 मीटर। और K की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। आइए ये जो सारी वैल्यूज हैं ये हम कूलाम्स लॉ के इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। सो ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद, मतलब कि इस फॉर्मूले में पुट करने के बाद मुझे जो एक्सप्रेशन मिलता है वो मिला 10 टू द पावर -5 न्यूटन इज इक्वल टू 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। और चार्जेस Q1 Q2 दोनों का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है और कितनी 1 स्टैट कूलाम। और ये डिस्टेंस R कितना होना चाहिए 1 सेंटीमीटर, यानी कि 10 रेज टू द पावर -2 मीटर। और यहां भी इसका स्क्वायर है। सो यहां देखिए आप, यहां न्यूटन से न्यूटन कैंसिल आउट हो जाएगा और ये जो यहां मीटर स्क्वायर है इससे ये मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि यहां पर भी आप देख सकते हैं मीटर का भी स्क्वायर है। सो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद मुझे मिलता है कूलाम स्क्वायर। देखिए ये कूलाम स्क्वायर इधर आ गया। सो कूलाम स्क्वायर इज इक्वल टू दिस नंबर मल्टीप्लाइड बाय स्टैट कूलाम स्क्वायर। अब अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेता हूं तो मुझे मिलता है 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 स्टैट कूलाम। सो ये वो रिलेशनशिप है कूलाम और स्टैट कूलाम के बीच में। वैसे हम स्टैट कूलाम को ESU या फ्रैंकलिन भी कह सकते हैं। तो ये हुई रिलेशनशिप कूलाम और स्टैट कूलाम के बीच में। चलिए चार्ज की तीसरी यूनिट को डिस्कस करते हैं। चार्ज की हमारी तीसरी यूनिट थी CGS इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, जिसे हम EMU या AB कूलाम कहते हैं। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, चार्ज की जो CGS यूनिट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम यूज करते हैं उसे समझने के लिए सबसे पहले हमको करंट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक CGS यूनिट को डिस्कस करना पड़ेगा, जिसको हम AB एम्पियर यानी कि एब एम्पियर कहते हैं। तो पहले हम इसको स्टडी करेंगे, उसके बाद हम यहां पहुंचने वाले हैं EMU पर। So to find out a relation between Coulomb and Ab Coulomb, we first discuss electromagnetic unit of current यानी कि EMU of current, जिसे हम Ab Ampere या बायोट भी कहते हैं, BIOT। अब इस यूनिट को समझने के लिए यानी कि Ab Ampere को समझने के लिए मान लीजिए कि दो स्ट्रेट कंडक्टर्स हैं और इनकी जो लेंथ है वो इनफाइनाइट लेंथ है, बहुत ज्यादा लंबाई है इनकी। मान लीजिए कि इनमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो 1 बायोट करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि 1 एब एम्पियर दोनों में। अब 12th में जब आप आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तब आप ये पाएंगे कि दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स ये एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। अगर करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो दोनों में तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और अगर करंट की डायरेक्शन दोनों में अपोजिट हो तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। उस फोर्स का फॉर्मूला मैं अभी यहां आपको बता दूंगा, वैसे उस फॉर्मूले को आप बाद में डिराइव करोगे जब आप वो चैप्टर्स पढ़ोगे।
सो 1 बायोट करंट कितना करंट होता है? इट इज द करंट सच दैट टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स carrying 1 ampere of current and separated by 1 centimeter exert a magnetostatic force of 2 dyne on each other per centimeter of length. अब आप इस डेफिनेशन को जरा ध्यान से समझिए। मान लेते हैं कि ये वो स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स हैं और इनकी जो लेंथ है वो है इनफाइनाइट। मान लेते हैं कि इनमें सेम डायरेक्शन में ही करंट फ्लो कर रहा है इस तरह से, और इन दोनों में फ्लो करने वाले जो करंट की वैल्यू है आई, वो मान लीजिए 1 बायोट है, 1 बायोट। सो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं इन कंडक्टर्स की पर सेंटीमीटर लेंथ को देखूं, मान लीजिए हम इसकी 1 सेंटीमीटर लेंथ को डिस्कस करते हैं, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक, तो पर सेंटीमीटर इन पर लगने वाला फोर्स कितना होना चाहिए? 2 डाइन। और ऐसा कब होगा? जब इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है ये कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 1 सेंटीमीटर। दे आर सेपरेटेड बाय 1 सेंटीमीटर। तो हम इस डिस्टेंस को नाम दे देते हैं 1 सेंटीमीटर। तो अगर आपके पास दो इनफाइनाइट लेंथ के पैरेलल कंडक्टर्स हों, दोनों में फ्लो करने वाला करंट 1 बायोट हो और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर हो, तो इनकी पर सेंटीमीटर लेंथ पे जो लगने वाला फोर्स है वो 2 डाइन होना चाहिए, 2 डाइन। तो इन दोनों में जो बहने वाला करंट होगा आई, उसकी जो वैल्यू होगी वो 1 एम्पियर होगी। सो इस डेफिनेशन को आप समझ गए होंगे। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ करंट ऑल्सो कॉल्ड बायोट or ampere is the current such that two infinitely long straight parallel conductors carrying 1 ampere of current and separated by 1 centimeter exert a magnetostatic force of 2 dyne on each other per centimeter of length. अब दो कंडक्टर्स जो पैरेलल कंडक्टर्स हैं, दोनों में करंट फ्लो कर रहा है, उसका जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो है F डिवाइडेड बाय डेल्टा L इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू I1 I2 डिवाइडेड बाय R। ये फोर्स का फॉर्मूला आप आगे जब चैप्टर्स पढ़ेंगे, जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, तब आपको ये पता लग जाएगा। अभी हम इस फॉर्मूले को इस डेफिनेशन में यूज कर लेंगे। यहां F का मतलब फोर्स है और डेल्टा L का मतलब है पर यूनिट लेंथ लगने वाला फोर्स। F अपॉन डेल्टा L मींस फोर्स पर यूनिट लेंथ। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी होती है मैं अभी बता देता हूं आपको। सो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और इसमें जो वैल्यूज पुट करेंगे वो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पुट करने वाले हैं, यूजिंग द अबव डेफिनेशन ऑफ एब एम्पियर इन दिस फॉर्मूला एंड पुटिंग द वैल्यूज। तो वैल्यूज पुट करने के बाद मुझे कुछ ऐसा एक्सप्रेशन मिलता है। देखिए एफ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फोर्स की वैल्यू होनी चाहिए 2 डाइन। तो मैंने क्या किया, 2 डाइन की वैल्यू यहां पुट कर दी और इसको मैंने एसआई यूनिट में कन्वर्ट किया है, क्योंकि 1 डाइन की वैल्यू होती है 10 टू द पावर -5 न्यूटन। और यहां बात की गई है फोर्स पर यूनिट लेंथ की और इन्होंने बात की है पर सेंटीमीटर ऑफ लेंथ। सो मैंने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी वैल्यू होती है 10 रेज टू द पावर -7 हेनरी पर मीटर। हेनरी भी एक यूनिट है जिसके बारे में आप आगे 12th में पढ़ने वाले हैं। 2 की जगह मैंने यहां 2 लिख दिया और I1 I2 इन दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। कितनी? 1 बायोट या 1 एब एम्पियर। तो इन दोनों का फिर I1 I2 करेंगे हम, वैल्यू सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा। और R दोनों कंडक्टर्स के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए? सेपरेटेड बाय 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को भी मैंने यहां मीटर में कन्वर्ट करके लिख दिया है। अब अगर मैं हेनरी को फंडामेंटल यूनिट्स में कन्वर्ट करके लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं हेनरी इज इक्वल टू केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर पर एम्पियर स्क्वायर। तो मैं अब एच की वैल्यू यहां से इधर पुट कर दूंगा। सो यहां अब मैंने हेनरी की वैल्यू भी पुट कर दी है। देखिए ये वाली वैल्यू यहां एज इट इज सेम है। इधर एच की जगह मैंने लिख दिया है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर पर एम्पियर स्क्वायर। ये देख सकते हैं आप, इधर नीचे मीटर की जगह मीटर है, एब एम्पियर का स्क्वायर इधर भी है, 0.01 मीटर की जगह 0.01 मीटर। अब जरा देखिए आप, न्यूटन जो होता है, न्यूटन, इसको हम केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। सो मैंने क्या किया, न्यूटन से केजी मीटर स्क्वायर की जगह मीटर ले लिया मैंने। एक मीटर, यहां देखिए मीटर का स्क्वायर है,
सो 1 मीटर से ये मीटर का स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये न्यूटन कैंसिल आउट हो गया। सो और इस मीटर से ये मीटर कट गया, तो यहां पर केवल एम्पियर और एब एम्पियर ही बचे। तो इससे हमें एम्पियर और एब एम्पियर में रिलेशनशिप पता लग जाएगी। सो आप देख सकते हैं न्यूटन की जो वैल्यू होती है वो होती है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि एम्पियर और एब एम्पियर में क्या रिलेशनशिप है। सो फाइनली हमें क्या मिलता है, 100 एम्पियर स्क्वायर इज इक्वल टू एब एम्पियर स्क्वायर। दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर रूट लें तो मुझे मिलेगा 1 एब एम्पियर इज इक्वल टू 10 एम्पियर, यानी कि एब एम्पियर की वैल्यू एम्पियर से भी बड़ी होती है। अब ये तो बात हुई एम्पियर और एब एम्पियर की, लेकिन हम एब एम्पियर की बात नहीं कर रहे थे, हम बात कर रहे थे एब कूलाम की। सो ए बी एम्पियर से ए बी कूलाम पर आने के लिए देखिए, 1 AB ampere is the unit of current in CGS system of electromagnetic unit. It is equivalent to 1 AB coulomb of charge passing through a cross section of conductor in 1 second. यानी कि AB ampere को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, 1 AB ampere means 1 AB coulomb of charge per second. किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन में से अगर 1 सेकंड में 1 AB कूलाम चार्ज पास हो जाए तो करंट को हम 1 AB एम्पियर कहते हैं। सो अब मैंने क्या किया, ये जो हमारा फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया था 1 AB एम्पियर इज इक्वल टू 10 एम्पियर, इसमें मैंने 1 AB एम्पियर की ये वैल्यू यहां पुट कर दी। तो उससे मुझे क्या मिलता है, देखिए 1 AB एम्पियर इज इक्वल टू 1 AB कूलाम पर सेकेंड, और ये 10 की जगह यहां 10 आ गया। एंड एम्पियर आप जानते हैं एम्पियर होता है 1 कूलाम अपॉन 1 सेकंड, तो यहां से 1 सेकंड से 1 सेकंड कैंसिल आउट हो जाता है और हमें मिलता है 1 AB कूलाम इज इक्वल टू 10 कूलाम। तो ये थी रिलेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज और SI यूनिट ऑफ चार्ज के बीच में। अब लास्ट और चौथी यूनिट जो चार्ज की थी वो थी फैराडे। आइए अब उसकी बात करते हैं। तो ये चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट थी, और ये होता क्या है, 1 फैराडे चार्ज कितना चार्ज होता है, अगर हमारे पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स हो, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, तो उन पे जितना चार्ज होता है उसे हमने नाम दिया है 1 फैराडे। सो 1 फैराडे इज इक्वल टू E इंटू NA। अब देखिए E क्या है, स्मॉल e यहां क्या है, स्मॉल e का मतलब है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एंड NA ये एवोगैड्रो नंबर है, यानी कि 1 मोल में जितने पार्टिकल्स होते हैं उनकी संख्या। तो अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को NA से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 1 फैराडे यानी कि 1 फैराडे कितना चार्ज होता है उसकी वैल्यू पता लग जाएगी। E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलाम, एंड Na की वैल्यू आप सब जानते हैं, मल्टीप्लाई करने पे हमें लगभग मिलता है 96,500 कूलाम। सो 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलाम, और ये चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट है। तो मैंने इस वीडियो में आपको चार्ज की सभी यूनिट्स के बारे में बिल्कुल डिटेल में बताया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो शेयर करने लायक है तो इसको शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप नोट्स PDF फॉर्मेट में चाहते हैं ये नोट्स, तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके मुझे बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।